सुप्रभात। क्लास 8 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3 सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने कई पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं पार्ट नंबर अब 6 आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। हमने इसमें भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ा था अब है हमारा हमने महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हमने जाना था कि भारतीय पुरकथाओं में जो महाकाव्य थे वो वहीं तक ही सीमित नहीं थे। उसमें जीवन पर्यंत और मरणों पर्यंत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई थी। तो आइए अब हम यहाँ पे आगे से पढ़ते हैं। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों को ही जाती थी। उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। यानी कि इसमें नेहरू जी समझा रहे हैं कि जो हमारी जो ज़िंदगी थी, जो हमारा जीवन था, वो ऐसा था ना तो काल्पनिक वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों को ही जाती थी। उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रूपता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गुड़मुड़ हो जाती हैं, बहुत धीमी गति से गुड़मुड़ यानी कि मिल जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए वे महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की अपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हो गया था। जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो इसमें नेहरू जी समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारत में इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे यहाँ स्थितियाँ निश्चित कालक्रम में नहीं थी। घटनाएं भी हो जाती थी तो वो आपस में ही घुल मिल जाती थी, यानी कि वो आपस में ही इधर उधर बातों में ही वो लुप्त हो जाती थी। आज क्या है, कोई घटना होती है तो मीडिया के द्वारा उसको उछाला जाता है, समाचार पत्रों में उसको दिखाया जाता है, छोटी सी भी घटना को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में ये नहीं था, बड़ी भी घटना होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। और इसमें अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास को समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेष, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों में भी सहायता मिलती थी, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरण से मिला था। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों यानी कि जो वृत्तांत किंवदंतियाँ थीं उन पर पौराणिक गाथाओं, जो ऐतिहासिक जो पुराण की जो गाथाएं थीं वो और कहानियों के आधार पर कर लिया। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती गईं।
तो यही मजबूत और जो काल्पनिक इतिहास था ना, वो तथ्यों और दंत कथाओं को इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार होने लगा। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिलने लगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों का ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें आपने अवशेषों के बारे में और यूनानी और चीनियों और अरब वासियों की प्राचीन कला के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा। धन्यवाद।